हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। वक्फ बिल पर लोकसभा में इस समय पर बहस हो रही है और ये बिल कितना जरूरी है इसका आपको अभी एहसास नहीं हो रहा, बट अभी आने वाले समय में जिस तरह पर इसकी बहस होगी, जिस तरह से इसके ऊपर डिस्कशन होगी, यू विल रियलाइज कि यहां पर सरकार को पूरा दम लगा देना पड़ेगा टू बी एबल टू पास दिस बिल। और इस पर जो डिबेट है, डिस्कशन है, वो बड़ी ज्यादा एनिमेटेड है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें एज यूपीएससी एस्पिरेंट इसकी सारी की डिबेट डिस्कशन का एक्चुअली एसेंस मालूम होना चाहिए कि ये वक्फ बिल है किस बारे में। सो इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मैं तुम्हें ये सारे का सारा समराइज कर दूंगा। एक नोटबुक निकाल लो, एक पेज उठा लो, पेन लो और फटाफट इस नोट्स बना लो इस पूरे वीडियो के। इसके बाद तुम्हें यूपीएससी, स्टेट पीएससी, कोई भी सरकारी एग्जाम, कोई भी लॉ एग्जाम, whatever anyone wants to ask, वो तुम्हें पूछ सकते हैं एंड तुम बड़े कॉन्फिडेंटली उसको आंसर दे सकते हो। सो एंजॉय दिस एंड मेक श्योर दैट यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस एंटायर टॉपिक। सो इसको स्टार्ट करते हैं। ये है इस टाइम पर हमारे पास बिल, राइट। और व्हाट इज वक्फ अमेंडमेंट बिल, ऑल यू नीड टू नो। ये इस तरह से चारों तरफ न्यूज़पेपर्स में होगा, पढ़ने जाओगे बेहोश हो जाओगे, बिकॉज दीज आर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स। ये लीगल कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है। मैं तुम्हें ये सारी की सारी चीजें बता दूंगा। अगर तुम थोड़ा सा यूट्यूब पर पहले कहीं पर वीडियो सर्च करो तो अराउंड सितंबर ऑफ 2024 मैंने ऐसा ही एक और रिलेटेड वीडियो बनाया था, विच वॉज रिलेटेड टू जब इसी वक्फ बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया था। सो उस टाइम का भी वीडियो देख सकते हो, बट ना भी देखो तो कोई बात नहीं, मैं आज के वीडियो में सारा का सारा समराइज कर दूंगा। सो गेट रेडी विद दिस, राइट, एंड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस पार्ट। जो लोग अभी तक मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए, प्लीज मेक श्योर दैट यू जॉइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल। दिस इज द प्लेस वेयर आई कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू। मुझे कुछ भी शेयर करना होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यू करंट अफेयर, कुछ भी, एवरीथिंग कम्स ओवर हियर। इस वीडियो को पॉज कर लो, इस कोड को स्कैन कर लो या इस पर टेलीग्राम पर चैनल चले जाओ। इट इज कंप्लीटली योर कॉल। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। 4th, 5th and 6th of April 2025. Mark your calendar. Unacademy is bringing to you a free special class carnival. You cannot miss this. Yes, special class carnival, best of the best educators लेंगे. This will be a great value addition to all of your preparation. Make sure that you don't miss even one class. और ये absolutely free of cost है, याद रखना। 4th, 5th and 6th of April. Make sure that you join them. Some very important announcements from Unacademy. Prelims 2025 का क्रैश कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं विद यूपीएससी, सीएससी 2025 मेंस कोर्स, जीएस, सीसैट, सब कुछ अवेलेबल है। अगर तुम ये फ्री मिलेगा तुम्हें मेंस का कोर्स इफ यू क्वालिफाई प्रीलिम्स 2025। क्या करना पड़ता है ये सब ज्वाइन करने के लिए? 9,999 रुपए तुम्हें पैसा देने का है और बाकी तुम्हें यूज करना है मेरा कोड। Use my code SIDLIVE, SIDLIVE. You will become the part of amongst the largest team on Unacademy. Don't miss this opportunity. पास होना है, सीरियस एजुकेटर्स का साथ लो, राइट। पहली बात समझने की कोशिश करो। Let's try and understand and wrap your head around what is the dimensions of the story that we are studying. वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख प्रॉपर्टीज है। 8.7 लाख प्रॉपर्टीज वर्थ 9.4 लाख एकर्स और इसकी टोटल कीमत करीब करीब 1.25 लाख करोड़ है। 32 वक्फ बोर्ड्स है, 1.25 लाख करोड़। तुम्हें मालूम है अगर इंडिया में टोटल लैंड बैंक्स देख लिया जाए ना तो रेलवेज और डिफेंस के बाद अगर किसी के पास लैंड है, एसेट्स है, तो वो वक्फ के पास है। सो ये जो वक्फ है ये बहुत ही जबरदस्त लैंड रिच बॉडी मानी जा सकती है और इसीलिए इसको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए। So let's go back. Okay, you have to go way back. 1913 में पहली बार इससे रिलेटेड एक लॉ बना था, way back. Okay, so 1913 में इसके लिए पहले लॉ बना था, फिर 1923 में इसके लिए लॉ बनाया गया, फिर उसके बाद 1954 में वक्फ एक्ट बनाया गया, फिर 1995 में बनाया गया, 2013 में भी इसका थोड़ा बहुत अमेंडमेंट हुआ और आज हम लोग वी आर एट 2025। ऑब्वियसली 2024 का बिल है बट वी आर डिस्कसिंग इट इन 2025। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये एक लीगल इशू है। क्या समझना जरूरी है? पहले समझो वक्फ होता क्या है। सो वक्फ इज अ मेथड अंडर इस्लामिक लॉ। मुस्लिम लॉ में एक मेथड है
कि जो वाकिफ होता है, वाकिफ मतलब जो वक्फ की प्रॉपर्टी डोनेट करना चाहता है, वो रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए, समझने की कोशिश करो, धर्म के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए वो अल्लाह के नाम पर वो प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है कि आप यूज करो इसे रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए। प्लीज याद रखना, ये एक परमानेंट रिवोकेशन है। एक बार मैंने वक्फ को प्रॉपर्टी दे दी तो वो इररिवोकेबल है, वो वापस नहीं ली जा सकती। एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, ज्यादातर लोगों को ये थोड़ी सी गलतफहमी है, दे थिंक कि वक्फ मतलब सिर्फ जमीन जायदाद होती है। नो, वक्फ मतलब कोई भी मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तुम अपनी गाड़ियां भी दे सकते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी दे दो, दैट इज ऑल वक्फ। नाउ जब वक्फ दिया जाता है तो जो देने वाला होता है वो वाकिफ हुआ, लेकिन वो देता कैसे है, हाउ डू यू गिव इट? आमतौर पे लॉ में कोई भी चीज देने के लिए यू हैव टू साइन अ डीड। इसको क्या बोलते हैं? डीड, DEED। डीड मतलब कुछ करना। फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर कोई जमीन जायदाद खरीदने जाते हो तो तुमने बड़े बात सुना होगा कि सेल डीड होती है, राइट? किसी के बीच में बंटवारा हो जाता है परिवार में तो पार्टीशन डीड होती है। वैसे ही वक्फ की भी एक डीड होती है, तो वो डीड होता है या इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको साइन करो। नाउ हियर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच वन मस्ट नो कि ये जो डीड होती है, ओके, इसके सिवा भी एक और तरीके से भी वक्फ की प्रॉपर्टी जा सकती है। क्या मतलब? वक्फ की प्रॉपर्टी के अनुसार मैं अपने कंडक्ट, ना बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं अपने कंडक्ट से भी, अपने से बोलने से भी इस वक्फ की प्रॉपर्टी को तो, या फिर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ के हवाले कर सकता हूं। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू वेरी केयरफुली। तो मैं एक प्रॉपर्टी है और मैं बोलता हूं मैंने इसको वक्फ को दे दिया। अभी मैंने बोला भी ना हो ना, तो भी सिर्फ मेरे कंडक्ट से कि यार जब से मैं देख रहा हूं तब से ये प्रॉपर्टी एक मदरसा यूज कर रहा है, जब से मैं देख रहा हूं तब से ये प्रॉपर्टी मस्जिद के यूज हो रही है, तो भी इट इज डीम्ड टू बी, वर्ड देखो, इट इज डीम्ड टू बी, अंडरस्टूड टू बी कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी होगी। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक बार वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई तो भाई ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं रही, अब एक वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा। सो वो जो वक्फ बोर्ड है, वो वक्फ बोर्ड जैसे कंपनी को मैंने दे दिया, ओके, तो वो कंपनी का एक बोर्ड होता है। वैसे मैंने जब वक्फ को दे दिया तो वो प्रॉपर्टी किसके पास गई? दी तो मैंने अल्लाह के नाम पे, दी तो मैंने रिलीजियस पर्पस के लिए, दी तो मैंने एक चैरिटेबल पर्पस के लिए, लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड होता है वो उस प्रॉपर्टी को हैंडल करेगा, वो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा, वो उस प्रॉपर्टी का हिसाब किताब रखेगा, और उस प्रॉपर्टी में अगर किसी ने उस पर कब्जा कर लिया या उसको बेचना है या व्हाटएवर जो भी इसको रीजन, उसको ट्रांसफर करना है, एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय वक्फ बोर्ड। तो एक वक्फ बोर्ड बनाया जाता है जिसका काम होता है इस पूरी प्रॉपर्टी पर पूरा का पूरा ध्यान रखना। और क्योंकि मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी है, जमीन है, जायदाद है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग देयर इज टू बी अ लॉ अराउंड इट। और इसी लॉ के तहत हम लोग 1913, 1923, 54, 95, 2013 एंड नाउ 2024 पे डिस्कस करें। अब पब्लिक वक्फ वो होता है जो मैंने एक बार दे दिया तो वो सिर्फ चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज होगा और किसी काम के लिए नहीं यूज होगा, वो सिर्फ सार्वजनिक हो जाएगा। एक होता है प्राइवेट वक्फ। प्राइवेट वक्फ का वो होता है कि मैं अपने अगली जनरेशन के लिए छोड़ के जाता हूं और बोलता भाई तू भी यूज कर लेना, और जब जरूरत पड़े तो वो जनरल यानी कि रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए भी हो जाए। वेरी गुड। तो मेरे पास पब्लिक वक्फ भी होता है और प्राइवेट वक्फ भी होता है। मैं अभी तो तुम्हें सारे के सारे वक्फ समझा रहा हूं। अब वाकिफ कौन होना चाहिए? वाकिफ वो होना चाहिए जो सबसे पहले यार मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मैं रियल लॉ फॉलो करूं, मैं किसी को चीज को दान कर रहा हूं, डोनेट कर रहा हूं, तो पहले मेरी वो प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक होना चाहिए। तो यू कैन नॉट ट्रांसफर अ टाइटल द ग्रेटर विच इज बेटर देन व्हाट यू ऑलरेडी हैव। तो तुम्हें वो टाइटल तुम्हारे पास पहले होना चाहिए जो मेरा मालिकाना हक है, अब मैं तुम्हें दे रहा हूं। दूसरी बात है कि मेरे पास, मैं होशो हवास में देने लायक रहना चाहिए। आई शुड बी अ मैन ऑफ साउंड माइंड। मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं सच में दे रहा हूं। दिस आर टू रिक्वायरमेंट्स, और ये कोई अनोखी बात नहीं है। दिस हैपेंस विद एवरी अदर पार्ट ऑफ द लॉ। हर लॉ में यही होता है कि पहले तुम्हारे पास मालिकाना हक होना चाहिए, सेकंड तुम्हें होशो हवास में मालूम होना चाहिए, कोई प्रेशर में ना हो, फोर्स में ना हो, थ्रेट में ना हो, कोर्शन में ना हो। फिर है ना, द नेक्स्ट पार्ट इज कि जो वाकिफ होता है वो या तो खुद मुसलमान होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, या फिर उसको विश्वास होना चाहिए इन प्रिंसिपल्स में, इस्लामिक प्रिंसिपल्स में। सो वाकिफ दोनों हो सकते हैं, राइट? सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑफ वक्फ।
अभी इंपॉर्टेंट इशू क्या है? इंपॉर्टेंट इशू ये कि जी एक वाकिफ ने प्रॉपर्टी दे दी और वाकिफ ने जो प्रॉपर्टी दी वो जाके वक्फ बोर्ड के पास चली गई। सो अब वक्फ एक्ट, अब याद रखना, ये लिख लो कहीं पर, आज तक, अभी तक एटलीस्ट जब तक ये पार्लियामेंट ये लॉ पास नहीं करता तब तक ये लॉ विच इज द फंक्शनल लॉ ओवर वक्फ इज कॉल्ड एज वक्फ एक्ट ऑफ 1995। तो वक्फ एक्ट ऑफ 1995 अभी तक जो चल रहा है इस टाइम पर, राइट नाउ एज वी स्पीक, जो फंक्शनल लॉ है वो है 1995। अब इसमें दो तीन चीजें याद रखना। तो 1995 में सर आपने लॉ पास हो गया, तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्या है? 2024-25 में आप दोबारा डिस्कशन क्यों कर रहे हो? थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम नंबर 1 कि जी वक्फ की प्रॉपर्टी कौन बताएगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है? कौन आइडेंटिफाई करेगा? कौन उसे ढूंढेगा? कैसे करेगा? लोकल इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? ये सब कुछ करेगा सर्वे कमिश्नर। कौन करेगा? ये करेगा सर्वे कमिश्नर। ना प्लीज अंडरस्टैंड, आमतौर पे तुम्हारी मेरी प्रॉपर्टी किसी किसान की प्रॉपर्टी हो, वो आबादी एरिया में हो, वो रिहायशी एरिया में हो, वो कृषि भूमि है, अकृषि भूमि है, ये कौन करता है? जल्दी से आंसर दो। ये करता है सर वहां का रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसका हेड हो जाता है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और द डीसी, जो तुम बनने की कोशिश कर रहे हो, आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हो। आमतौर पे ये काम कौन करता है? आमतौर पे करता है ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी करता है। इस केस में कौन करता है? इसमें केस में करता है सर्वे कमिश्नर। फेयर एनफ। चलो यार अभी के लिए ये भी सुन लेते। सेकेंड पार्ट, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तुम्हारी जमीन पे, किसी ने कब्जा कर लिया या फिर तुम्हें शक हो जाए कि ये मालिकाना हक है नहीं, पता नहीं कैसे बेच दिया, कैसे खरीद लिया, तो कहां जाते हो तुम लोग? जल्दी से आंसर दो। हम जाते हैं कोर्ट में। बिल्कुल सही बात है। अगर तुम्हें यहां पर प्रॉब्लम हो जाए कि वक्फ बोर्ड ने कोई प्रॉपर्टी ले ली है या फिर वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टी आ गई है उसमें मालिकाना हक पे कोई प्रॉब्लम है, तो कहां जाने का? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका फैसला वक्फ काउंसिल करेगा। वेरी गुड। तो मेरे से गलती हो या ना हो, यह फैसला प्रैक्टिकली मैं खुद ही कर रहा हूं। ओके, तुम्हें नहीं लगता ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है? तुम्हें नहीं लगता कि ये कंप्लीटली फेयर नहीं रहा, ये रूल ऑफ लॉ के अनुसार नहीं है? बिकॉज जितना मुझे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का मालूम है उसमें होता है कि इन अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी इट शुड बी डिसाइडेड बाय अ थर्ड पार्टी विच इज अनइंटरेस्टेड एंड अनबायस्ड। थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में बोलो, अगर ए और बी के बीच में कोई मुकदमा हो जाए, उसका फैसला थर्ड पार्टी ने या कि जज साहब ने करना चाहिए। एक थर्ड पार्टी करेगा जिसका ना ए से कोई लेना देना है ना बी से कोई लेना देना है। इसको और कठिन भाषा में बोला जाता है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज। ये मैक्सिमम है। इस मैक्सिम के बिना यू कैन नॉट फंक्शन। ये जुडिशियल प्रोसेस नहीं कहलाएगा, ये फेयर नहीं होगा, ये जायज नहीं होगा। यहां ऐसा नहीं है। यहां पर जो वक्फ काउंसिल ने फैसला कर दिया, भाई वो वक्फ काउंसिल ने फैसला कर दिया, गेम ओवर है। राइट, इसके बाद उसके ऊपर कोई फैसला नहीं होगा। यू कैन नॉट गिवन गो टू द हायर कोर्ट। ऐसे जा सकते हो बट ओनली स्पेशल रीजंस में, ओनली स्पेशल रीजंस में। सो नाउ देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स ऑल्सो। ये वक्फ काउंसिल में कोई भी, सो ये है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड तुम फोटोग्राफ देखोगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है? दिल्ली वक्फ बोर्ड। ऐसा हर स्टेट का वक्फ बोर्ड होगा। ओके, ये एक लीगल एंटिटी है। ये एक्वायर करेगा, होल्ड करेगा, ट्रांसफर करेगा प्रॉपर्टी, और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर इज द वन जिसके पास कोई भी प्रॉब्लम आ गई, चिंता नहीं, ये खुद ही फैसला कर लेंगे। और उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर हायर कोर्ट में कोई अपील भी नहीं है। फेयर एनफ। तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। सो मैंने ये सोचा कि इन प्रॉब्लम्स को समराइज कर लेता हूं मैं तुम्हारे लिए। राइट, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम्स क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड ईच। सबसे पहले यह है कि जी वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। हाँ सर, अब समझने की कोशिश करो यार, ये कौन सा चक्कर है यार? अगर मुझे ऐसा लगे कि एक प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी गई एंड देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट, कुछ डिस्प्यूट आ गया, सो व्हाई इज इट इररिवोकेबल? ये तो नहीं होना चाहिए ना।
सो सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि ये इररिवोकेबिलिटी की वजह से एक लीगल कंट्रोवर्सी होगी, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी किसी के हवाले मालिकाना हक करने के समय देयर आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स। अगर वो नहीं है तो इट शुड बी कंप्लीटली रिवर्सेबल, लेकिन ऐसा नहीं होता यहां पर। सेकेंड बात, वक्फ एक्ट में बहुत सारी मेजर चीजें, सर्वे कमिश्नर याद है तुम्हें? सर्वे कमिश्नर का काम होता है प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना कि जी ये वक्फ की प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये ठीक से ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है, ये सच में रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसने ट्रांसफर किया उसके बाद मालिकाना हक था भी कि नहीं था। सर्वे कमिश्नर ने 90% तो काम अपना किया ही नहीं आज तक। प्रैक्टिकली अगर मैं सेक्शन 40 ऑफ वक्फ एक्ट को यूज कर लू ना, सेक्शन 40 में तुम देखकर घबरा जाओगे। मतलब किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता है। कौन इसको मानेगा या नहीं मानेगा, ये काम सर्वे कमिश्नर का है। आमतौर पे ये किसका काम होता है? आमतौर पे ये डीसी का काम होता है, कमिश्नर का काम होता है, आईएएस ऑफिसर्स का काम होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम होता है। सर्वे कमिश्नर्स आर कंप्लीटली ऑब्लिवियस टू दैट फैक्ट। या तो उनके पास वो एबिलिटीज नहीं है या फिर वो कर नहीं पा रहे हैं। बहुत जगह जैसे यूपी में ये जो वक्फ सर्वे कमिश्नर है इसका काम इनकम्प्लीट है, वो जगह तो हुआ ही नहीं है। सो देयर आर सर्टेन डिस्प्यूट्स। इनफैक्ट आज हमारे मंत्री जी ने, किरण रिजिजू साहब ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि आप क्या बात कर रहे हो, बहुत जगह तो वक्फ को तो कहीं कहीं तो ये भी लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जिस जमीन पर है वो वक्फ के अंदर है। अरे ऐसे थोड़ा होता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि देयर हैज टू बी ट्रांसपेरेंसी इन दिस पार्ट, अदरवाइज देयर आर वन आफ्टर अनदर डिस्प्यूट। एक और इंपॉर्टेंट बात है, पूरा का पूरा रूल ऑफ लॉ यहां पर चैलेंज हुआ पड़ा है। वक्फ ट्रिब्यूनल डिसिजंस जो होते हैं इनके ऊपर हाई कोर्ट का भी फैसला नहीं होता। मैंने पहले बोला था कि वहां पर सिर्फ स्पेशल रीजंस में आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो अभी जो लॉ बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है नहीं यार ऐसे भी मत करो, अल्टीमेटली एवरीथिंग हैज टू गो टू द हायर कोर्ट। ये जुडिशियल रिव्यू वाली जगह है, एवरीथिंग हैज टू बी आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ, उससे ऊपर कुछ नहीं, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है। तो अब बोला गया कि 90 दिन में, ये नए बिल में आया कि ये 90 दिनों में आप अपील कर सकते हो। दिस इज समथिंग दैट इज ब्रॉट नाउ। अभी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए ये बात है। तो जैसे मैंने बोला, सर्वे कमिश्नर्स का काम बड़ा बुरा हाल है। बहुत जगह गुजरात उत्तराखंड में तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, यूपी में भी अभी तक ये इनकम्प्लीट है, वो अपना काम ही नहीं कर पा रहे। ऊपर से उनका कोऑर्डिनेशन विद द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इतना बुरा हाल है कि वो रजिस्ट्रेशन कौन सी है कौन सी नहीं है। जमीन का मामला है भाई, 1.25 लाख करोड़ रुपए की जमीन का मामला है। यू डोंट इवन नो कि कौन सी जमीन एक्चुअली वक्फ को बिलोंग करती है, कौन सी प्राइवेट है, कौन सी पब्लिक है, कौन सी ठीक ट्रांसफर हुई है, कौन सी नहीं हुई है। देयर आर कंप्लीट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एंड दैट इज व्हाई दिस बिल हैज बीन ब्रॉट इनटू द पिक्चर। ऑल्सो सेक्शन 40 जो इसका सबसे मतलब अनबिलीवेबली मिसयूज लॉ है कि आपने किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दो। देखो प्लीज अंडरस्टैंड, एक होता है डीड से करना, एक होता है ट्रांसफर रजिस्टर करना, एक होता है जी मैं तो बोल दिया तो हो गया ये वक्फ। मतलब मैंने बोला ये प्रॉपर्टी वक्फ को है, वक्फ के, अरे चेक तो करो, इज इट डन और इज इट नॉट डन, किसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम्हारी थी भी कि नहीं थी। नथिंग ऑफ दैट इज अलाउड इन वक्फ एक्ट ऑफ 1995। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। सो द गवर्नमेंट सेज लेट्स चेंज दिस पार्ट। सो मैंने तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट पता है, ये क्रेडिट है टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो तुम इसको देख सकते हो। सबसे पहले इसमें मुस्लिम क्रिएटेड ट्रस्ट को अंडर एनी अदर लॉ को वक्फ नहीं माना जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स ट्रस्ट दैट सोसाइटी, जो ट्रस्ट बनाए जाते हैं मुस्लिम्स के, वो अलग है, वक्फ अलग है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि पहले एलिजिबिलिटी फॉर वक्फ है, ओनली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स कैन डेडिकेट देयर प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट बात हुई है जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि देयर आर टू नॉन मुस्लिम्स who will be made a part of the central tribunals, that is the Waqf Council. ये अपने आप में एक बड़ा मेजर झटका है, बिकॉज दे से कि लेट अस बी ट्रांसपेरेंट इन लैंड चेंजेस। अब इसको इतने आसानी से ऑब्जेक्शन किया कैसे जाएगा? तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन जो उठ रही है वो ऑब्जेक्शन ऑपोजिशन ये उठा रही है, जो मतलब जो भी उठा रहे वो बोले कि रिलीजियस राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है। आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है फ्रीडम टू मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। बोलते हैं जी ये तो हमें अलाउड है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 26 में मौलिक अधिकार है। इफ यू मेक दिस वक्फ एक्ट एंड इफ इट पासेस थ्रू, ये लॉ विल बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल बी अल्ट्रा वायलेंस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन इट विल बी स्ट्रक डाउन। हम इसे चैलेंज करेंगे और इट विल बी स्ट्रक डाउन।
दूसरी बात बोले कि इससे ना गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा, राइट। गवर्नमेंट अपना कंट्रोल करना चाहती है इंस्टेड ऑफ अलाउिंग ओनली द रिलीजन टू मैनेज दिस पार्ट। तीसरा बोला जाता है कि आपने 2 नॉन मुस्लिम्स को अलाउ कर दिया वक्फ बोर्ड में, विच इज समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ये कंप्लीटली मुस्लिम लॉ में आता है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लॉ कैसे आ सकता है, यहाँ पे तो जमीन है, ये तो रेवेन्यू है। सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट, इसको भी तो देखना पड़ेगा। एंड बोला जाता है कि आपने कम्युनिटी से कंसल्टेशन नहीं किया, आपने जमियात उलेमा हिंद से नहीं बात की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से नहीं बात की, देयर आर मेनी स्टेक होल्डर्स, उनसे बात करनी चाहिए थी। जबकि आई एम वेरी सरप्राइज एट दिस बिकॉज ये तो पूरा डिस्कशन होने के बाद, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास होने के बाद यहां पर आया। आइदर वेज डिबेट तो होगा, डिस्कशन तो होगा, एंड वही हो रहा है। सो राइट नाउ दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। मुझे नहीं पता इसका फैसला क्या आने वाला है। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और ये वक्फ एक्ट ऑफ 1995 और वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसको अब यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1995 है, उसको आप इसको कॉपी कर सकते हो। देखो इसमें लिखा हुआ 2 नॉन मुस्लिम, इसको अभी ऐसे मत देख पाओ, ये तुम्हें देखेगा ही नहीं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारे एग्जाम में काम आ सकता है इन केस तुम इतना ढंग से पढ़ना चाहते हो या नहीं। बड़ी मेजर बातें हो रही हैं, ओके। अगर तुम इस टाइम पर लोकसभा टेलीविजन या मतलब संसद टीवी देख रहे हो या फिर कोई न्यूज चैनल देख रहे हो या ट्विटर सोशल मीडिया कहीं पर एक्टिव हो, तो तुम्हें पता चलेगा बड़ी मेजर एनिमेटेड डिस्कशन चल रही है। सेक्शन 40 जिसके बाद में वक्फ प्रॉपर्टी को, किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर ये बिल पास हो गया तो वो इतिहास बन जाएगा, हिस्ट्री बन जाएगी। क्या होगा क्या नहीं होगा सानू की पता, जब होगा तब पता चलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ तुम्हें ये सारे टॉपिक्स मालूम होने बड़े जरूरी है जो मैंने तुम्हें आज बता दिए। वक्फ क्या होता है, यू शुड नो। वाकिफ कौन होता है, यू शुड नो। वक्फ के ऊपर रेगुलेटिंग लॉ कौन सा होता है, यू शुड नो। ये सब के आंसर देते जाओ कमेंट सेक्शन में। अभी कौन सा बिल आया है ये भी देख लेना। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये रेफर हुआ था कि नहीं हुआ था, ये भी दे देना। ऑल्सो ये दे देना कि वक्फ बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है, और अभी अभी चेंजेस क्या डिक्लेयर किया गया, एटलीस्ट प्रपोज क्या किया गया। होगा क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये तुम्हें क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। आई होप मैंने तुम्हें छोटे से टाइम पीरियड में ये सब कुछ बता दिया है। क्विकली इसके नोट्स बना लो और लिख ला लो। एक पैराग्राफ में तुम्हारे पास सारे के सारे इनिशियल पार्ट्स होने चाहिए और एक पैराग्राफ में करंट अफेयर्स पार्ट होना चाहिए। दैट शुड बी मोर देन इनफ। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। अगर तुम इस तरह से बिल्कुल रेजर शार्प पढ़ना चाहते हो, अननेसेसरी टाइम पास मोटिवेशन शेरो शायरी पोएट्री नहीं सुनना चाहते, तो make sure that you think about using my code SEDLIVE, SEDLIVE, and joining us at Unacademy. I'll be very happy to teach you in the words of Unacademy. Let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind. Unacademy.